सदियों पहले झरनूर नाम की एक खुशहाल रियासत थी जहां बादशाह सैफुद्दीन हुकूमत करता था। वह जालिम नहीं बल्कि बेहद रहमदिल इंसान था, लेकिन अपनी कम अकली का उसे खुद भी एहसास था। इसी वजह से वह हमेशा ऐसे शख्स की तलाश में रहता था जिसकी फिक्र आम इंसानों से अलग हो। उसे यकीन था कि तलवारें मुल्क को कुछ वक़्त के लिए बचा सकती हैं, मगर अक्ल सदियों तक सल्तनत को मजबूत रखती है। उसके दरबार में बड़े बड़े मुशीर मौजूद थे, लेकिन हर कोई सिर्फ वही बात करता जो बादशाह को पसंद आए। कोई भी सच्ची राय देने की हिम्मत नहीं करता था। यही वजह थी कि बादशाह के दिल में हर रोज एक नई बेचैनी जन्म लेती थी। उसे महसूस होता था कि उसकी सल्तनत को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे दुनिया चाहे कुछ भी समझे, लेकिन उसकी नजर दूसरों से आगे देखती हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यह तलाश उसे एक ऐसे राज तक पहुंचा देगी जो पूरी रियासत की तकदीर बदल देगा। एक सुबह बादशाह ने शिकार के बहाने जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। उसके साथ चंद भरोसेमंद सिपाही और दरबार के मुशीर भी थे। घने दरख्तों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान सफर करते हुए अचानक उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक नौजवान सूखे दरख्त के नीचे बैठा कभी मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था, कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता और कभी खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देता। दूर से देखने वाले हर शख्स को वह दीवाना ही नजर आता था, मगर बादशाह उसके चेहरे पर अजीब इत्मीनान देखकर ठिठक गया। उसने आगे बढ़कर पूछा, ऐ नौजवान, तुम किससे बातें कर रहे हो? वह मुस्कुराया और बोला, उन लोगों से जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ये जवाब सुनते ही सारे मुशीर हंस पड़े, लेकिन बादशाह की आंखों में तजस्सुस और बढ़ गया। बादशाह ने उसका नाम पूछा। उसने बेपरवाही से कहा, लोग मुझे फरीद कहते हैं, मगर नाम से क्या फर्क पड़ता है, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। फिर उसने अचानक जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर यहाँ महल बन जाए तो लोग इसे जन्नत कहेंगे, लेकिन अगर लालची लोग आ गए तो यही जन्नत जहन्नम बन जाएगी। उसकी बात सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि यह नौजवान या तो बिल्कुल पागल है या फिर इतना खतरनाक ज़हीन कि एक दिन सबकी कुर्सियां हिला देगा। बादशाह ने महसूस किया कि उसकी बातों में अजीब गहराई छुपी है। उसने फरीद को अपने साथ महल चलने की दावत दी। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बहुत समझाने पर वह राजी हो गया। सफर शुरू हुआ तो अचानक फरीद ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ दिया। सब समझे कि वह भाग रहा है। सिपाही उसके पीछे दौड़े और उसे वापस ले आए, मगर किसी को मालूम नहीं था कि उसी मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। महल पहुंचते ही अजीब हलचल मची हुई थी। शहर के लोग बादशाह का इस्तकबाल कर रहे थे और हर तरफ खुशी के नारे बुलंद हो रहे थे। बादशाह हैरान होकर बोला, आखिर बात क्या है? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, जिस रास्ते से आप रोज लौटते हैं वहां दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। अगर आप उसी रास्ते से आते तो शायद आज कोई भी जिंदा वापस न लौटता। ये सुनते ही बादशाह की नजर फौरन फरीद पर जा ठहरी। उसे याद आया कि रास्ता उसी नौजवान की वजह से बदला था। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस इंसान को वे पागल समझ रहे थे, शायद उसकी नजर उन सब की अक्ल से कहीं आगे थी। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि फरीद के लिए अपने तख्त के बराबर एक आलीशान कुर्सी लगाई जाए। यह फैसला सुनते ही दरबारियों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। सदियों से जिन कुर्सियों पर उनके खानदान बैठते आए थे, आज वहां एक अजनबी बैठने वाला था। उन्होंने मुस्कुराते हुए फरीद का इस्तकबाल तो किया, मगर उनके दिलों में एक खामोश साजिश जन्म ले चुकी थी। हर शख्स यही सोच रहा था कि इस नौजवान को जितनी जल्दी हो सके बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए, मगर उन्हें क्या मालूम था कि तकदीर ने फरीद के लिए कुछ और ही लिख रखा है। जितना वह उसे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह बुलंद होता जाएगा। और यही वह लम्हा था जहां से अक्ल और किस्मत का असली खेल शुरू हुआ। फरीद की इज्जत जितनी बढ़ती गई, दरबारियों के दिलों में हसद की आग उतनी ही भड़कती गई। आखिरकार उन्होंने एक नई साजिश तैयार की। दूसरे दिन एक मुस्कुराता हुआ मुशीर फरीद के पास आया और बोला, हमारे दरबार की एक पुरानी रिवायत है, जो शख्स बादशाह को सबसे पहले हैरत में डाल दे
वही उसका सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। मासूम फरीद ने हैरत से पूछा, मैं क्या करूं? मुशीर बोला, जब बादशाह तख्त पर बैठे तो उनकी पगड़ी उतार लेना, वह बहुत खुश होंगे। फरीद ने बिना किसी बुरे इरादे के बात मान ली। अगले दिन जैसे ही बादशाह बैठने लगा, फरीद ने आगे बढ़कर उसकी पगड़ी उतार ली। उसी लम्हे पगड़ी के अंदर छिपा जहरीला सांप जमीन पर गिर पड़ा। पूरा दरबार सहम गया। सिपाहियों ने फौरन सांप को मार गिराया। बादशाह कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसने फरीद को गले लगाकर कहा, आज तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। यह मंजर देखकर दरबारियों की उम्मीदें फिर टूट गईं। अब उन्हें यकीन होने लगा कि हर साजिश उलटी पड़ रही है, मगर हसद इंसान को अंधा कर देता है। उन्होंने इस बार पड़ोसी रियासत के बादशाह नासिर खान को खुफिया पैगाम भेजा। उसमें लिखा था कि अगर वह झरनूर पर हमला करे तो दरबार के कई लोग अंदर से उसका साथ देंगे। बदले में बस एक शर्त होगी कि फरीद को रास्ते से हटा दिया जाए। कुछ ही दिनों बाद सरहद से जंग की खबर आ गई। बादशाह सैफुद्दीन ने फौज रवाना की और फरीद को लश्कर का सरदार बना दिया। दरबारियों के चेहरों पर छुपी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें यकीन था कि इस बार फरीद हर हाल में मारा जाएगा। हाल में दोनों फौजें एक घने जंगल के करीब आमने सामने आ गईं। तलवारें निकल चुकी थीं और बस जंग शुरू होने ही वाली थी कि अचानक झाड़ियों में जोरदार हरकत हुई। एक खूंखार शेर बिजली की तरह छलांग लगाकर सीधे दुश्मन बादशाह पर टूट पड़ा। दोनों फौजें एक पल के लिए सन्न रह गईं। फरीद ने बिना अपनी जान की परवाह किए तलवार संभाली और शेर से भिड़ गया। कड़ी जद्दोजहद के बाद उसने शेर को मार गिराया, लेकिन खुद भी जख्मी हो गया। दुश्मन बादशाह नासिर खान उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरत थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो शख्स अपने दुश्मन की जान बचा सकता है वह दुश्मन नहीं हो सकता। आज से हमारी तलवारें नहीं, हमारी दोस्ती चलेगी। उसी वक्त जंग रोक दी गई और दोनों रियासतों के बीच सुलह हो गई। जब दोनों बादशाह महल लौटे तो साजिश करने वाले दरबारियों के चेहरे उतर चुके थे। उनकी चाल फिर नाकाम हो गई थी। बादशाह सैफुद्दीन ने सबके सामने ऐलान किया, फरीद ने सिर्फ मेरी नहीं, पूरी सल्तनत की इज्जत बचाई है। आज से वह मेरा सबसे करीबी अमीन और मेरी बेटी शहजादी महानूर का हमसफर होगा। पूरा दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा, मगर कुछ दरबारी अब भी अपने दिल का जहर निकाल नहीं पाए। तभी दरबार के सबसे बुजुर्ग वजीर खड़े हुए और बोले, जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। तुमने इसे गिराने की हर कोशिश की, मगर हर बार यही और बुलंद होता गया। अब भी वक्त है, अपने दिलों से हसद निकाल दो। बुजुर्ग वजीर की बात सबके दिल में उतर गई। एक एक करके दरबारियों ने अपनी गलती का एतराफ किया और फरीद से माफी मांगी। फरीद ने मुस्कुराकर सबको माफ कर दिया। उसने कहा, अगर दिल में कीना रहे तो इंसान अपनी अक्ल भी खो देता है। उस दिन के बाद झरनूर की रियासत पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गई। लोग दूर दूर से यह देखने आते कि एक ऐसा इंसान जिसे कभी लोग दीवाना कहते थे, कैसे अपनी सच्चाई, नेक नियति और अल्लाह के करम से सबका रहनुमा बन गया। यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, अक्ल इंसान को रास्ता दिखाती है, मगर मंजिल तक वही पहुंचता है जिस पर अल्लाह की रहमत और किस्मत का करम हो। इसलिए कभी किसी से हसद मत करो, बल्कि अपनी नीयत, मेहनत और किरदार को बेहतर बनाओ, क्योंकि जब अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।